नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर मैं हंसराज चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ताऊते। आज सुबह से ही अखबारों तथा न्यूज चैनल्स पर एक ही नाम सुनाई दे रहा है हमें, ताऊते चक्रवात। तो चक्रवात क्या होते हैं, किस प्रकार से चक्रवातों का नामकरण किया जाता है, कौन कौन से देश चक्रवातों के नामकरण करने वाले पैनल में शामिल हैं, चक्रवातों का नामकरण क्यों किया जाता है और क्या भविष्य में आने वाले चक्रवातों का भी नामकरण किया जा चुका है, यदि हां तो उन चक्रवातों के नाम क्या क्या होंगे, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो ताऊते चक्रवात, चक्रवात को समझना होगा हमें सबसे पहले कि चक्रवात होता क्या है और किस प्रकार से ये हानिकारक होते हैं। जब हम भूगोल की भाषा में चक्रवात की बात करते हैं तो चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? निम्न दाब के केंद्र। निम्न दाब के केंद्र से तात्पर्य है कि इनके केंद्र में जो दाब है, दाब से यहां पे तात्पर्य है वायु दाब। ठीक है, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या होता है? वायुमंडल की समस्त परतों का धरातल पे पड़ने वाला भार क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। ठीक है, तो इनके केंद्र में जो वायु दाब है, एयर प्रेशर है, वो क्या होता है? निम्न होता है। ठीक है, न्यून होता है। और इस सेंटर से बाहर की ओर जाने पर जो वायु दाब है उसमें क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। केंद्र में वायु दाब निम्न होता है और बाहर जाने पर क्या होती जाती है? वायु दाब में वृद्धि होती जाती है। और एक हमने भूगोल में पढ़ा है कि पवन हमेशा उच्च प्रेशर से, हाई प्रेशर से किधर की तरफ चलती है? लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो इसमें क्या होती है? जो पवन होती है वो बाहर से क्या आती है? केंद्र की ओर चलने लगती है। इन चक्रवातों की जो गति है वह उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध से तात्पर्य है विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर वाला भाग। इस 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो इन चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी की दिशा के अनुकूल होती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में आप इंग्लिश में कह सकते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में हम इसको कह सकते हैं क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज से तात्पर्य है इस प्रकार से, जबकि क्लॉकवाइज से तात्पर्य है जिस प्रकार से घड़ी की सुइयां चलती है इस प्रकार से इनकी दिशा होती है। ठीक है, तो चक्रवात के बारे में हमें केवल इतना सा चीज ध्यान रखना है कि चक्रवात निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं, जिनमें वायु जो पवन होती है वो बाहर से केंद्र की ओर तीव्र गति से चलती है। चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में किधर होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में किधर होती है? क्लॉकवाइज होती है। सामान्य रूप से जो चक्रवात होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और जो दूसरा प्रकार है वो है हमारा शीतोष्ण चक्रवात। इंग्लिश में इसे कहा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और इन्हें कहा जाता है टेम्परेट साइक्लोन्स। ठीक है, केवल शॉर्ट में हमें समझना है
चक्रवातों के बारे में हम डिटेल में एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। अभी केवल हमें इतना सा समझना है कि जो चक्रवात होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का उत्पत्ति क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का उत्पत्ति क्षेत्र होता है कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के मध्य। ठीक है, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के मध्य, या फिर हम इसको अक्षांशों में बात करें तो लगभग 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में 0 से 5 के बीच में क्या होता है, इन चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में जो उपोष्ण उच्च वायु निम्न विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है, यहां पर पवनें आकर ऊपर की ओर उठ जाती हैं। तो आपको केवल ध्यान रखना है कि 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य क्या होती है, इन चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का उत्पत्ति क्षेत्र, इनका उत्पत्ति क्षेत्र है 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांश, दोनों गोलार्धों में। ठीक है, 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में किसकी उत्पत्ति होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इन उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के 6 क्षेत्र हैं, जिनमें से 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, उत्तरी हिंद महासागर और दूसरा है दक्षिणी हिंद महासागर। ठीक है, प्रमुख रूप से 6 क्षेत्र हैं। अभी हम ताउते के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो केवल हम इनके बारे में ध्यान देते हैं, उत्तरी हिंद महासागर तथा दक्षिणी हिंद महासागर। विषुवत रेखा के द्वारा इनके उत्तरी तथा दक्षिणी होने का क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। उत्तरी हिंद महासागर के अंतर्गत हम अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी, ठीक है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों की बात करते हैं। देखिए, यदि हम भारत की बात करें तो यहां पर है अरब सागर, ठीक है, और इधर की ओर है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अप्रैल से लेके दिसंबर तक इनकी उत्पत्ति होती रहती है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की उत्पत्ति कब से लेके कब तक होती रहती है, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक होती है। लेकिन अरब सागर में उत्पत्ति का जो समय है वो थोड़ा अलग है। यहां पर अप्रैल से लेके जून तक और सितंबर से लेके दिसंबर तक चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। बीच का जो 3 महीने का समय है, जून जुलाई अगस्त वाला, यहां पर क्या होता है, मानसून की गतिविधियां होती है, इस कारण यहां पर चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। तो हमें केवल अभी बात कर रहे हैं उत्तरी हिंद महासागर की, और उत्तरी हिंद महासागर में भी हमने देखा कि 2 क्षेत्र हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। इन दोनों जगहों से क्या होती है, चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। अगर हम बात करें ताउते की, तो ताउते चक्रवात इस समय अरब सागर से उत्तर की ओर बढ़ रहा है, और ये जो पश्चिमी तटवर्ती जो राज्य हैं और जो शहर हैं, इनको अपना क्या बना रहा है, निशाना बना रहा है। जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है वो भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, और इसके पश्चात ये उत्तर की ओर बढ़ रहा है तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तक इसके प्रभावित होने की की गई है, आशंका व्यक्त
की गई है। अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं कि चक्रवातों का जो नामकरण है वो किस प्रकार से किया जाता है। अब हम बात करते हैं चक्रवातों के नामकरण को करने वाली संस्था के बारे में। चक्रवातों का नामकरण के अंतर्गत दो संगठनों को मिलाकर एक संस्था का निर्माण किया गया है। इसके अंतर्गत द वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व जलवायु संगठन, तथा यूनाइटेड नेशंस के इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, इसका शॉर्ट में नाम है एस्केप, इन दोनों संगठनों को मिलकर एक संस्था का निर्माण किया गया है और यह संस्था चक्रवातों का क्या करती है, नामकरण करती है। इस संस्था के अंतर्गत 6 तो RSMC तथा 5 TCWC कार्यरत हैं। RSMC से तात्पर्य है रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटियोलॉजिकल सेंटर्स, और इसी के अंतर्गत भारत का इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट शामिल है। ठीक है, भारतीय जलवायु विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी इसी के अंतर्गत शामिल है। यह संगठन क्या करता है कि हिंद महासागर का जो क्षेत्र है यहां पर जो चक्रवात आते हैं इनका क्या करता है, नामकरण करता है, इनके बारे में दिशा निर्देश जारी करता है, इन चक्रवातों के बारे में सूचनाएं बताता है कि कहां से चक्रवातों की उत्पत्ति हुई है, उसकी वर्तमान में स्थिति क्या है और इसके कितने विनाशात्मक परिणाम हो सकते हैं। इन्हीं सभी संभावनाओं को लेकर दिशा निर्देश एडवाइजरी जारी करता है यह संगठन। इस संगठन के अंतर्गत जो हिंद महासागरीय क्षेत्र है इसके 13 देश शामिल हैं। कितने देश? 13 देश शामिल हैं। इन देशों में भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, यह चीज ध्यान रखनी है आपको कि जो चक्रवातों का नामकरण करने वाला जो संगठन है इसमें कितने देश शामिल हैं, तो कुल 13 देश शामिल हैं। यहां पर आपको देखिए पैनल में सम्मिलित देशों की एक लिस्ट दिखाई दे रही है। यह अल्फाबेटिकली क्रम में इसको क्या किया गया है, जमाया गया है। इसके अंतर्गत 13 देशों को क्रम से जमाया गया है। आप देखिए सबसे पहले है बांग्लादेश, फिर है भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात UAE तथा यमन। ठीक है, तो जो नामकरण करने वाले देश हैं वो कुल कितने हैं? 13 हैं। आप ये नाम याद रख सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि शुरू से ये देश कुल 13 नहीं थे, बल्कि वर्ष 2018 में इसमें 5 देशों को शामिल किया गया। कौन कौन से? तो ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात तथा यमन। अब हम एक मैप के द्वारा समझते हैं कि कौन कौन से देश इस संगठन में शामिल हैं। अगर हम बात करें इधर से पश्चिम से, तो ये वाला हिस्सा कहलाता है अरब प्रायद्वीप। इस अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत यहां पर देश है यमन, ठीक है, यहां पर है ओमान। इस ओमान के सहारे स्थित होने के कारण इसे कहा जाता है ओमान की खाड़ी। देखिए इधर अफ्रीका महाद्वीप है, आप मैप में समझ गए होंगे। अफ्रीका महाद्वीप को इस अरब प्रायद्वीप से पृथक करता है लाल सागर। तो यहां पर यमन है, यहां पर है ओमान, इसके पश्चात यहां पर है सऊदी अरब, ठीक है, यहां पर है UAE,
और यहां पर है कतर। ये हिस्सा आ जाता है ईरान, यहां पर आ जाता है पाकिस्तान, भारत, मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। ठीक है, इस प्रकार से 13 देश इसके अंतर्गत शामिल हैं। सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, यूएई, ईरान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार तथा थाईलैंड। ठीक है, तो ये नाम याद रख लीजिए, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन कौन से देश इस संगठन के अंतर्गत शामिल हैं। तो एक सिंपल से मैप के द्वारा अब हम इसे समझ सकते हैं कि जो भी हिंद महासागरीय तटवर्ती देश हैं उन सभी देशों को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अब अगली जो चीज है हमारे दिमाग में आती है कि ठीक है, चक्रवात है, आते हैं, सब कुछ है, इनका नामकरण भी किया जाता है, लेकिन ये नामकरण क्यों किया जाता है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये नामकरण किया जाता है। तो एक चीज देखिए, इन चक्रवातों का नामकरण करने के पीछे केवल इतना सा उद्देश्य है कि जो लोग हैं उन्हें इनके नाम याद हो जाएं, इन्हें इनकी भयावहता को आसानी से इसको संचरित किया जा सके, कि लोगों को पता चल सके कि जो कभी चक्रवात आया था उसके द्वारा कितना विनाश हुआ था। लोग आसानी से इस नाम को क्या कर सके, याद कर सके, ताकि जो एडवाइजरी जारी की जाती है, जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं इस संगठन के द्वारा, उसका प्रचार प्रसार आसानी से हो सके। और कोई उद्देश्य नहीं है, बस केवल इतना सा है कि लोग नामों को याद रख सकें और जो भी एडवाइजरी या जो भी सुरक्षा के इंतजाम का प्रसार संगठनों के द्वारा किया जाना है उसका प्रसार आसानी से किया जा सके। चक्रवातों का नामकरण लोगों को उस घटना को आसानी से याद करने में सहायक होता है। नामकरण करने से वो क्या होता है, जो घटना है विशेष उसको आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे अभी आप देखिए चारों तरफ केवल एक ही नाम सुनाई दे रहा है, ताउते। तो इतना आसान नाम है, लोगों को याद हो गया कि ताउते चक्रवात अभी आ रहा है। ठीक है, अगला है, एक समय पर यदि एक से ज्यादा चक्रवात अगर उत्पन्न हो जाते हैं तो उनके अंदर क्या किया जाता है, विभेद किया जा सकता है, उसके द्वारा लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज का इसका उपयोग जो उत्तरदायी संगठन है उनके द्वारा सूचना प्रसार में भी सहायक होता है। ठीक है, नामकरण से क्या होगा कि अभी जैसे आप देखिए फॉर एग्जांपल ताउते इस चक्रवात का नामकरण किया गया है, तो जितनी भी सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे जितने भी उत्तरदायी संगठन हो, चाहे प्रशासन हो, तो आसानी से उनका प्रसार किया जा रहा है कि भाई एक चक्रवात आ रहा है ताउते जो काफी विध्वंसक हो सकता है, काफी प्रबल हो सकता है, तो उससे बचने के इंतजाम किए जाए। पूर्ववर्ती जानकारी इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। ठीक है, और जिससे कि क्या होता है, इस जानकारी को और जागरूकता को तीव्रता से फैलाया जा सके, जिससे उचित प्रबंधन करके हानि को यथासंभव क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो ये कुछ क्या है, फैक्ट्स हैं जो किसके लिए आवश्यक है कि भाई चक्रवातों का नामकरण क्यों किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ये नाम प्रस्तावित किए जाते हैं इनके कुछ नियम होते हैं और वो क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज देखिए कि प्रस्तावित किया गया नाम राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, किसी भी प्रकार का उसके ऊपर विवाद नहीं होना चाहिए। धार्मिक विश्वास की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से
और लिंग या जेंडर की दृष्टि से भी उदासीन होना चाहिए। ऐसा कोई नाम प्रस्तावित नहीं किया जाना चाहिए जिसको लेकर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो। दूसरी चीज, विश्व की जनसंख्या के किसी भी भाग, छोटे से छोटे भाग की भी किसी भी प्रकार की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए उससे। तीसरा, यह कठोर और क्रूर प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। अगला है, यह छोटा होना चाहिए जिसका उच्चारण आसानी से किया जा सके। नामों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई नाम प्रयोग में नहीं लिया जाएगा जिसका प्रयोग पहले किया जा चुका हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नाम छोटा हो लेकिन कितना हो, तो इसके लिए शब्द सीमा तय की गई है और वो कितना, 8 वर्ड्स, अंग्रेजी के 8 वर्ड्स से ज्यादा इसके नाम में अक्षर नहीं होने चाहिए। अब हम बात करते हैं इस जो ये नामकरण है इसकी सूची के बारे में। तो देखिए, इसकी जो सूची होती है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसमें 13 देशों के द्वारा नाम क्या किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं। तो जो पिछली सूची थी उसे वर्ष 2014 में क्या किया गया, प्रस्तावित किया गया। इस सूची का अंतिम नाम था अम्फान। ठीक है, इस सूची का अंतिम नाम था अम्फान। इसके पश्चात ये सूची क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब क्या किया गया, 28 अप्रैल 2020 को एक नई सूची जारी की गई। और इस सूची में भी कितने नाम होंगे, 13 नाम। जो ये अम्फान नाम आखिरी बचा था, इसका प्रयोग मई 2020 में आए हुए चक्रवात के लिए प्रयोग में किया गया। आपको याद होगा पिछले वर्ष जो मई माह में चक्रवात आया था उसका नाम क्या रखा गया था, अम्फान रखा गया था। और इसका नामकरण किस देश के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, थाईलैंड के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अब 28 अप्रैल 2020 को नई सूची क्या कर दी गई है, जारी कर दी गई है। इस नई सूची के प्रारंभ के 4 नाम, ठीक है, प्रारंभ के 4 नाम कौन कौन से, निसार, गति, निवार और बुरेही। ठीक है, इन 4 नामों को क्या कर दिया गया है, प्रयोग में ले लिया गया है। इस सूची का 5वां नाम क्या है, ताउते। इस सूची का 5वां नाम क्या है, ताउते। और ये ताउते किस देश के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, म्यांमार के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। यहां पे अगर हम बात करें तो देखिए, बांग्लादेश, भारत, ईरान, और मालदीव, इन देशों के द्वारा प्रस्तावित नामों को क्या कर लिया गया है, काम में ले लिया गया है। तो अब इस सूची का 5वां नाम क्या है, ताउते, जो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, म्यांमार के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो क्या अगला जो चक्रवात आएगा उसका भी नामकरण हमें पता है कि क्या नाम होगा, तो इसका जवाब है हाँ। क्यों, क्योंकि ये एक लंबी सूची है, जिस प्रकार से चक्रवात आते जाएंगे उस प्रकार से उनका नामकरण किया जाता रहेगा। तो अब ताउते के पश्चात जो अगला चक्रवात आएगा उसका नाम क्या है, यास। ठीक है, ये क्या है, यास। और ये नाम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, ओमान देश के द्वारा। ठीक है, तो चक्रवात अभी जो आया है ताउते, ये नाम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, म्यांमार के द्वारा। और जो अगला चक्रवात आएगा उसका नाम क्या होगा, यास। और वह किस देश के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, वह किया गया है ओमान के द्वारा।
अब आपको एक लिस्ट बता देते हैं कि 13 जो चक्रवातों के नाम हैं वो क्या है और किस क्रम में ये चक्रवात आएंगे और उनका नाम क्या क्या होगा। तो ये आपको एक लिस्ट दिखाई दे रही है जिसमें 13 देशों के द्वारा नाम जो प्रस्तावित किए गए हैं चक्रवातों के वो दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है निसाग्र, जो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, बांग्लादेश के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। देशों को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या कर लिया गया है, सजा लिया गया है। अब देखिए, अभी हमने चर्चा की कि अम्फान जो चक्रवात आया था 2020 में, इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया, थाईलैंड के द्वारा किया गया। तो ये दिमाग में आ रहा होगा आप लोगों के कि भाई ये अंतिम कैसे हो सकता है नाम। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो पहली सूची थी वो वर्ष 2014 में ही क्या कर ली गई थी, तैयार कर ली गई थी। तो उस समय तक ये जो 5 देश 2018 में जो 5 देश हैं वो नहीं जुड़े थे। तो उस समय अल्फाबेटिकली ऑर्डर का अंतिम देश कौन सा था, थाईलैंड। और थाईलैंड के द्वारा कौन सा नाम प्रस्तावित किया गया था, अम्फान प्रस्तावित किया गया था। अब जो 28 अप्रैल 2020 को सूची जारी की गई है वह इन 13 देशों की है। और इन 13 देशों में जो बांग्लादेश है इसका द्वारा कौन सा नाम प्रस्तावित किया गया है, निसाग्र प्रस्तावित किया गया है। तो जो ये शुरू के 4 नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, निसाग्र, गति, निवार और बुरेवी, ये चारों के चारों नाम क्या ले लिए गए हैं, 2020 में ही काम में ले लिए गए हैं। वर्ष 2021 का पहला चक्रवात कौन सा है जो अभी वर्तमान में आया है, ताउते। और ये ताउते किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, म्यांमार के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। अगला जो चक्रवात आएगा वो देखिए क्या नाम होगा, उसका यास होगा। और वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, ओमान के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। उसके पश्चात गुलाब, वो किसके द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो इस प्रकार से यह सूची है किसकी, चक्रवातों की जो भविष्य में आएंगे उनका नामकरण किस प्रकार से होगा। देखिए यहां पर आपको एक लिस्ट दिख रही होगी, ये 13 नाम भारत के द्वारा सुझाए गए हैं। जो भारत ने 13 नाम प्रस्तावित किए हैं आगे आने वाले चक्रवातों के, यह 13 नाम प्रस्तावित किए हैं। देखिए कौन कौन से हैं, गति, तेज, आग, व्योम, झोड़, प्रवाहो, नीर, प्रभंजन, घूर्णी, अंबुद, जलधि, वेग तथा मुरासु। इनमें से ये जो गति नाम है यह पिछले वर्ष आए हुए चक्रवात के लिए काम में ले लिया